स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। पहले पार्ट के रिवीजन का अब ये तीसरा भाग है और इस भाग में हम करेंगे 2 अंकों के लघुत्तरात्मक प्रश्न। एक प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा जो 2 अंकों का रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा? सबसे पहले हमें ये मानना है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। आप इस संख्या को परिमेय संख्या मानेंगे और जब हम किसी संख्या को परिमेय संख्या कहें तो उस संख्या को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। वह संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है जहां P और Q दोनों पूर्णांक होंगे और Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा तथा P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं भी होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्याएं जिनमें एक के अलावा और अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो 1 हो। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ये करेंगे। अब √2 का हरणी है तो आपको मानना है 1 और वज्र गुणा करेंगे। √2 को Q से गुणा करेंगे तो √2Q, P को 1 से गुणा करेंगे P। वज्र गुणा करने के बाद इस रूट को हटाने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग हमें करना है तो बाएं पक्ष का वर्ग जब आप करेंगे तो √2Q का होल स्क्वायर और बाएं पक्ष का वर्ग करेंगे तो P का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर, किसी भी रूट वाली संख्या का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उस पर से रूट हट जाएगा। √2 का स्क्वायर बनेगा 2 और Q का स्क्वायर बनेगा Q स्क्वायर, P का स्क्वायर P स्क्वायर। अब यहाँ से 2 को हमें पक्षांतर करना है तो Q स्क्वायर बराबर बनेगा P स्क्वायर/2। ठीक है, P स्क्वायर/2। यहां से एक नियम बनता है। हम जानते हैं कि P स्क्वायर एक वर्ग संख्या है, स्क्वायर लगा हुआ है तो वर्ग संख्या है, और 2 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं से जुड़ा हुआ एक नियम है कि यदि कोई वर्ग संख्या किसी अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो तो उसका वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो यहाँ वर्ग संख्या कौन है? P स्क्वायर, जो 2 से पूर्णतया विभाजित है, इसलिए P स्क्वायर का जो वर्गमूल रहेगा P भी 2 से पूर्णतया विभाजित होगा। जब एक स्क्वायर नंबर किसी अभाज्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो तो उसका वर्गमूल भी उसी संख्या से पूरा विभाजित होता है। इसे हम देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये भाग हो गया। अब हमने वहां पीछे एक समीकरण नंबर 1 में लिखा कि P 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, और जब भी कोई संख्या 2 से विभाजित होती है इसका मतलब वह संख्या 2 की एक गुणज है। तो P 2 की एक गुणज है और 2 की गुणज को हम किसी अन्य रूप में ले सकते हैं 2 × R, मतलब P 2 का गुणज है। 2 को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। यहां फिर से हमें समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करना है। P का स्क्वायर 2 × R का स्क्वायर, P का स्क्वायर P स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, R का स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, अब P स्क्वायर का मान हमें पिछले समाधान से लाना है। P स्क्वायर हमने सरल कर रखा है, P स्क्वायर का मान बन रहा है 2Q स्क्वायर। तो ये मान आप यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे। P स्क्वायर की जगह 2Q स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें पहले इस समीकरण को सही क्रम में जमाना पड़ेगा। अधिकतम गुणांक वाला पद इधर रखना है तो 4R स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, और 4 को पक्षांतर करेंगे तो R स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर/4। यहाँ इसको सरल करेंगे तो 2 से ही एक बार और 2 से ये 2 बार कटेगा, तो हमें मिलेगा R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर/2। ठीक है, फिर से वही स्थिति जो अभी
पिछले भाग में हुई थी। क्यू स्क्वायर एक वर्ग संख्या है और उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 से पूर्णतया विभाजित है, इसलिए क्यू स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा क्यू भी 2 से पूर्णतया विभाजित होगा। और इसे हम देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में हमने लिखा था कि P 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। समीकरण नंबर 2 में भी हम लिख रहे हैं कि Q भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब ये हुआ, समीकरण 1 व 2 से निष्कर्ष बन रहा है कि P और Q दोनों ही 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। और जब कोई संख्या, दो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वे सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि सहअभाज्य संख्याएं सिर्फ 1 से विभाजित होती है। इसका मतलब P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। जबकि हमने जो कल्पना की है परिमेय संख्या की, और परिमेय संख्या में दोनों संख्याएं P और Q सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, और हमें यहाँ पे असहभाज्य संख्याएं नहीं मिल रही हैं। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है, और इस कल्पना को सही करते हुए हम लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि P और Q सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए परिमेय संख्या के लिए, जो हमें नहीं मिली, इसका मतलब √2 एक अपरिमेय संख्या रहेगी। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से आप इसका समाधान देख लीजिए। अब ये प्रश्न बदलकर √2 की बजाय √3 आ सकता है, √5 आ सकता है। तो इस प्रश्न में जहां जहां हमने 2 प्रयोग लिया वहां पे 3 और 5 रिप्लेस करना है। बाकी पूरी प्रक्रिया बिल्कुल इसी तरह से रहेगी। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बढ़ें आगे, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें एक संयोजन वाली संख्या मिली है जिसमें एक भाग परिमेय है और एक भाग अपरिमेय है, और परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जब साथ आती है तो बनने वाली पूरी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है। हमें इस तथ्य को सिद्ध करना है। चलिए करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम जो संख्या हमें मिली है 5 - √3, इसे एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, और जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं है। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये परिमेय संख्या की परिभाषा में ही है कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आपको इस संयोजन वाली संख्या में जो अपरिमेय हिस्सा दिख रहा है कौन सा है, √3, तो हमें अपरिमेय संख्या के हिस्से को एक तरफ रखते हुए बाकी सभी पदों को दूसरी तरफ पक्षांतर करना है, और ये क्रम बारी बारी से हमें इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो अगर मैं √3 को इधर रखूं तो -√3 इधर रहेगा, P/Q 5 प्लस की संख्या है, पक्षांतर होकर माइनस में बदल जाएगी। ठीक है, ये हमें -√3 का मान दे रहा है। तो √3 का मान ज्ञात करने के लिए अगर हमें इसका चिन्ह बदलना है तो आप समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदल दीजिए। पहले पद का निशान ठीक करने के लिए समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदलने हैं। तो ये जो 5 है वो तो बदल जाएगा प्लस में, और ये P/Q है वो बदल जाएगा माइनस में। ठीक है, समीकरण के पहले पद का निशान चेंज करने के लिए पूरे समीकरण के चिन्ह परिवर्तित कर लिए जाएंगे। इसमें हमने किया कुछ नहीं है, माइनस कॉमन लिया तो माइनस से माइनस कट जाएगा। इस भाग को सरल कर लीजिए, हरों का लसा Q आएगा, 1 का भाग Q बार, Q को 5 से गुणा करेंगे 5Q,
क्यू का भाग क्यू में एक बार, एक को पी से गुणा करेंगे पी। ठीक है बच्चों, अपरिमेय वाला हिस्सा एक तरफ कर दिया, बाकी सारे हिस्से को दूसरी तरफ पक्षांतर कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि P और Q क्या है, पूर्णांक। तो जब P और Q पूर्णांक है इसका मतलब P और Q से बनी ये संख्या 5Q माइनस P बटा Q एक कैसी संख्या होनी चाहिए, जब परिमेय पूर्णांक काम में लिए जाएं तो उनसे बनने वाली संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो ये संख्या तो हो गई आपकी परिमेय। अब जरा बाएं पक्ष पर नजर डालिए, कौन दिख रहा है, √3। √3 को हम पहले से जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय। बीच में निशान बराबर का लगा हुआ है, एक तरफ आप कह रहे हो परिमेय और दूसरे ही पक्ष को कह रहे हो अपरिमेय। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है, इस स्थिति को कहा जाता है विरोधाभास की स्थिति। ठीक है ना, बराबर का निशान लगा हुआ लेकिन फिर भी दोनों तरफ के तथ्य अलग अलग आ रहे हैं। तो यह लिखना है कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। क्या कल्पना करी थी हमने कल्पना करी थी 5 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। तो इस कल्पना को सुधार दीजिए। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अपरिमेय वाला हिस्सा बाईं तरफ रखना है, बाकी सभी चीजों को दाईं तरफ पक्षांतर करके उनको सरल करना है। और फिर जब आप दाईं तरफ देखेंगे तो बनने वाली संख्या परिमेय रहेगी, जबकि बाईं तरफ की संख्या जो पहले से हम जानते हैं कि वह एक अपरिमेय संख्या है। एक पक्ष परिमेय और एक पक्ष अपरिमेय, बीच में बराबर का निशान, तो यह स्थिति बनती है विरोधाभास की। और यह विरोधाभास इसलिए हुआ है क्योंकि हमने एक गलत चीज मान ली है, हमने कल्पना गलत की है। और वो कल्पना क्या थी, इस संख्या को परिमेय मानना। तो आप इस कल्पना को ठीक करेंगे और 5 माइनस √3 को एक अपरिमेय संख्या लिखेंगे। ओके, अब संयोजन का चाहे किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए, प्रक्रिया बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। रूट वाले भाग को एक तरफ करो, बाकी सभी पदों को दूसरी तरफ पक्षांतर करो। बढ़े आगे, आप इस सॉल्यूशन को एक बार देख लें आराम से। चलिए अगला प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या है, और अगर है तो क्यों है। इस चीज को हमें सिद्ध करके बताना है। तो हमें जो संख्या मिली है पहले हम वो लिखते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, पहले तो आप ये देख लीजिए, ये संख्याओं का, ये दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड रूप नहीं है क्योंकि इसमें प्लस का निशान आ गया। ठीक है, तो ये तो बात तय हो गई कि हम यहाँ से तय नहीं कर पाएंगे कि ये भाज्य है या अभाज्य। तो अब आपको क्या देखना है, यह इस संख्या का पहला पद है और यह दूसरा पद है। प्लस और माइनस से पदों की संख्या अलग अलग होती है, और आप देख रहे हैं इसमें 5 दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं 5 को कॉमन लूँ तो यहाँ शेष पद बनेंगे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 में 5 का भाग जाएगा एक बार। ठीक है, हमें एक संख्या कॉमन दिखी, वो हमने बाहर ले ली। अब आपको इस अंदर वाले हिस्से को सरल करने की जरूरत नहीं है। ये अंदर वाला चाहे कोई भी हिस्सा होगा, इस संख्या को किससे गुणा हमें करना पड़ेगा, 5 से। 5 से गुणा करने पर दी गई संख्या हमें मिलेगी। तो ये बात तो तय हो गई कि जो भी संख्या है इसका एटलीस्ट एक गुणनखंड कौन है, 5।
5 का भाग तो इस संख्या में पूरा पूरा जाता है। तो हमें यही रीजन देना है, क्योंकि दी गई संख्या का 5 दी गई संख्या का कम से कम एक गुणनखंड 5 है। और जब किसी संख्या का गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या हो जाती है तो वह स्वतः ही भाज्य संख्या बन जाती है। इसका मतलब ये जो संख्या हमें दी है, दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, फिर से समझिए, भाज्य संख्या कौन होती है? वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी एक संख्या का भी भाग चला जाए तो वह भाज्य हो जाएगी। तो ये जो संख्या हमने बनाई है उसमें एटलीस्ट 5 का पूरा पूरा भाग जाता ही है, और जब 5 का भाग जा रहा है तो वह संख्या किस प्रकार की संख्या रहेगी? भाज्य संख्या। ठीक है, संख्या बदल के अब आपको कुछ भी दे दिया जाए तो आपको कॉमन लेना है, और कॉमन वाली जो संख्या रहेगी वो उसका एक गुणनखंड होगी ही होगी। बढ़े आगे, चलिए। पिछले 2 सेक्शन में हम इस तरह के बहुत से प्रश्न कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप खुद बनाएंगे। 6, 72 और 120 इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और कॉमन लेंगे तो आपको HCF मिल जाएगा, और अधिकतम घातें लेंगे तो आपको LCM मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अभ्यास के तौर पर इस प्रश्न को स्वयं करें। बढ़ते हैं आगे। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से अभी हमने इस तरह के प्रश्न का अभ्यास करा है, एक बार थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्या करना होता है इस तरह के प्रश्नों में। आपको क्या संख्या मिली है? 7√5। तो हमारा काम क्या रहेगा? पहले आप इसे परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या लिखा जाएगा? P/Q। और मैंने अभी क्या बताया है, रूट वाले हिस्से को एक तरफ रखिए और बाकी सभी पदों को दूसरी तरफ पक्षांतर कर दीजिए। तो √5 को हम इधर रखेंगे, 7 और √5 के बीच में गुणे का निशान, इसलिए पक्षांतरों के भाग में बदलेगा। P/Q, और ये यहाँ भाग में आ जाएगा, जिसे हम लिखेंगे P/7Q। ठीक है, बस इतना सा सरल करना है इसको। अब P और Q चूंकि पूर्णांक है, तो P और Q से बनने वाली ये जो संख्या रहेगी, ये किस प्रकार की संख्या रहेगी? परिमेय। लेकिन बाईं तरफ हम पहले से जानते हैं कि √5 एक किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय। तो एक पक्ष का परिमेय और एक पक्ष का अपरिमेय जबकि बीच में बराबर का निशान हो तो ये विरोधाभास की स्थिति बनी, और यह विरोधाभास इसलिए हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना की है इसे परिमेय संख्या मानकर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या रहेगी। प्रश्न की भाषा बिल्कुल वही रहेगी जो अभी हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस की है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे फिर से अभ्यास के तौर पर खुद सरल करें तो ये प्रश्न आपके तैयार हो जाएगा। चलिए फिर से आप लोगों के लिए एक और सवाल। पूर्णांक युग्म 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इस प्रश्न को। पहली संख्या हमें मिली है 510, तो पहले LCM और HCF निकालने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 510 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 255 बार, फिर आप जब 3 का भाग लगाएंगे तो 85 बार, 5 का भाग 17 बार और 17 का भाग 1 बार। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। दूसरी संख्या में मिली है 92। 92 के ठीक आप इसी तरह से गुणनखंड जब करेंगे तो 2 का भाग 46 बार, 2 का भाग 23 बार और 23 का भाग 1 बार, जिसे हम घातीय रूप में लिखेंगे 2 की घात 2 इंटू 23। हो गया अभाज्य गुणनखंड। निकालिए HCF और LCM। HCF उभयनिष्ठ, कौन कॉमन आ रहा है? 2 दोनों में है, न्यूनतम घात 1, तो HCF तो हो गया 2। लस निकालिए LCM। सारे के सारे गुणनखंड अधिकतम घातों में, 2 की अधिकतम घात 2
3 की अधिकतम घात 1, 5 की अधिकतम घात 1, 17 की अधिकतम घात 1 और 23 की अधिकतम घात भी 1। ये सारी संख्याएं आपके अभाज्य गुणनखंडों में काम में ली जाएगी। चलिए अब करते हैं इनका गुणा। इन सभी संख्याओं का गुणा आया है 23,460। ये इनका एलसीएम आ गया। चलिए मसा और लसा तो ज्ञात हो गया। अब इस सूत्र को सत्यापित करना है कि क्या वाकई दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी भी सूत्र को सत्यापित करने का एक ही तरीका है बच्चों, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल कीजिए, राइट हैंड साइड को सरल कीजिए और देखिए दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमें जो दो संख्याएं मिली है पहले उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं 510 और 92। जब हम इसका गुणा करेंगे तो संख्या हमें मिलेगी 46,920। ठीक है, इसे दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब इसका राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए। राइट हैंड साइड है HCF इंटू LCM। HCF हमें मिला है 2 और LCM मिला है 23,460 और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा 46,920। इसे देंगे हम समीकरण नंबर 2। हमने दोनों पक्ष सरल कर लिए। समीकरण 1 और 2 में दोनों पक्ष का सरलीकरण लिखा है और इनकी जब हम तुलना करें समीकरण 1 व 2 से तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब वाकई दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र सत्यापित हो जाएगा। दोनों पक्षों को सरल कीजिए और देखिए दोनों पक्षों के मान बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो आपका सूत्र सत्यापित है। ठीक है बच्चों, बढ़ें आगे। चलिए अगला प्रश्न, फिर से आप लोगों के अभ्यास के लिए सवाल। 3 + 2√5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। थोड़ा फटाफट करते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या मानेंगे और परिमेय संख्याएं किस रूप में लिखी जाती हैं, P/Q। √5 के अलावा बाकी सभी पक्षांतर करने हैं। तो पहले जाएगा 3 प्लस की संख्या है, पक्षांतरों के बदलेगी माइनस में। इसका लसा लेके इसे पहले घटाएंगे। 1 का भाग Q बार, Q को 3 से गुणा करेंगे 3Q। अब पक्षांतर करेंगे 2 को तो √5 बराबर बनेगा P - 3Q बट्टा 2 गुणे में है, पक्षांतरों के भाग में लिख ली जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसको सेपरेट करना है। रूट वाली संख्या को एक तरफ करना है, बाकी सभी पदों को दूसरी तरफ करना है। और फिर से वही लैंग्वेज की वही 3-4 लाइन है। P और Q पूर्णांक है तो इनसे बनने वाली यह संख्या हुई परिमेय। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लैंग्वेज की 4 लाइनें सेम वैसी ही रहेंगी, आपको ऊपर का पोर्शन चेंज करना है। ओके बच्चों, चलिए अगला प्रश्न, ये आप लोगों के अभ्यास के लिए। अभी हम इस तरह का प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। दो संख्याएं मिली हैं 336 और 54। इनका अभाज्य गुणनखंड करके HCF और LCM निकालना है और इस सूत्र को सत्यापित करना है। आपको पता ही है सूत्र सत्यापित कैसे किया जाएगा। दोनों संख्याओं का लेफ्ट हैंड साइड सरल करनी है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और राइट हैंड साइड सरल करनी है HCF इंटू LCM और देखना है दोनों साइड्स बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर बराबर आ रही है तो आपका सूत्र सत्यापित हो जाएगा। बराबर आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। लीजिए आप लोगों के अभ्यास के लिए फिर से एक प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह का प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। √2 को एक तरफ करना है, 6 को दूसरी तरफ पक्षांतर करना है। तो एक हिस्सा बनेगा परिमेय और बाईं तरफ का जो √2 रहेगा वो अपरिमेय। विरोधाभास लिखते हुए इस संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत प्यारा प्रश्न है जी। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जहां ए p की घात 3 इंटू क्यू की घात 4 और b p की घात 2 इंटू क्यू की घात 3 है। इन दोनों के HCF और LCM दे रखे हैं। आपको m प्लस n इंटू आर प्लस एस का मान ज्ञात करना है। क्या है ये प्रश्न? पहली संख्या जो हमें मिली है वो है a, और ए जो संख्या इसके अभाज्य गुणनखंड हमें दिए हुए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही हमें मिली है, p की घात 3 इंटू क्यू की घात 4। ठीक है, और दूसरी संख्या b जो हमें मिली है उसके अभाज्य गुणनखंड का रूप दे रखा है p की घात 2 इंटू क्यू की घात 3। और जब भी आपको दो संख्याएं मिलती हैं तो आप उनका HCF कैसे ज्ञात करते हैं? कॉमन आने वाले की न्यूनतम घात, तो p की घात 2 और q भी दोनों में कॉमन है तो q की घात 3। ठीक है, ये तो हो गया इसका HCF। और LCM कैसे निकालेंगे? जो भी संख्याएं गुणनखंड में आपको दिख रही है या जो भी चर दिख रहे हैं उनकी अधिकतम घात, p और q हमें नजर आ रहे हैं गुणनखंडों में, p की अधिकतम घात 3 है और q की अधिकतम घात 4 है। ये हमारे दी गई संख्याओं के मुताबिक HCF और LCM बनते हैं। अब प्रश्न इनका LCF क्या दे रहा है? p की घात m इंटू क्यू की घात n, और LCM इसका मिल रहा है p की घात r इंटू क्यू की घात s। हमारे मुताबिक ये है और प्रश्न के मुताबिक ये है। इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर है। और जब आप इनकी तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा कि p की घात 2 और p की घात m बराबर होना चाहिए, तो m का मान आएगा 2, 3 n का मान आएगा 3। ठीक इसी तरह से लसा की तुलना करेंगे तो p की घात r और p की घात 3 बराबर होने चाहिए, तो r का मान आएगा 3, q की घात 4 और q की घात s बराबर होने चाहिए, तो s का मान बनेगा 4। तुलना करने पर आपको चारों मान मिल जाएंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है m प्लस n इंटू आर प्लस एस, और इन चारों के मान हमने निकाल रखे हैं। m का मान 2, n का मान 3 इंटू r का मान 3, s का मान 4। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7, और 7 और 5 को गुणा करने पर आ जाएगा 35। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 35। ठीक है बच्चों, आसान सा प्रश्न था। सिर्फ HCF और LCM की तुलना आपको करनी है हमारे और प्रश्न के दिए गए मानों से, तो आपको M, N, R, S चारों मान मिल जाएंगे, और ये मान इस ज्ञात करने वाले समीकरण में रखते हुए इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पहले पार्ट के सभी तरह के प्रश्नों का रिवीजन मैंने आप लोगों को करवा दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आप जो प्रश्न मैंने आपके अभ्यास के लिए रखे हैं आप उनका स्वयं अभ्यास ज़रूर करें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका वो प्रश्न तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर की जो PDF है वो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। और इसके साथ ही दूसरे चैप्टर की, जी हाँ, कल हम दूसरा चैप्टर लेंगे तो दूसरे चैप्टर की PDF भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप उसे डाउनलोड कर प्रिंट ले लें ताकि अगला चैप्टर जब हम पढ़ें तो आपके लिए थोड़ी सी सुविधा रहे, आसान रहे। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में मिलें उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें। आपको अगर ये फ़ायदेमंद लगा तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप इससे वंचित ना रह जाएं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पहले चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे। मिलते हैं जल्द ही। और एक और ज़रूरी बात बच्चों, इस सारे चैप्टर्स की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय रोहित सर, तो आपको उस चैनल पर जाना है और वहाँ से भी आप इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको सारे चैप्टर्स की PDF सिस्टमेटिक मिल जाएंगी।
जहाँ से आप चैप्टर वाइज PDF डाउनलोड कर लें और वीडियो को देखते हुए अपने प्रश्नों को तैयार करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।